गुड आफ्टरनून बच्चों। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो लास्ट क्लास में मैंने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। अरे भाई, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट मैंने स्टार्ट किया है, जिसका थियोरेटिकल डिटेल मैं बता चुका हूं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पे बेस्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। लिखो सॉलिड अमोनियम बाइसल्फाइड, सॉलिड अमोनियम बाइसल्फाइड, सॉलिड अमोनियम बाइसल्फाइड फॉर्मूला होता है NH4HS। Solid ammonium bisulfide is placed in a flask, is placed in a flask, is placed in a flask containing, is placed in a flask containing 0.5 atmosphere of ammonia, 0.5 atmosphere of ammonia. आगे लिखो, एटमॉस्फेयर ऑफ अमोनिया। आगे लिखो, ऑन हीटिंग following equilibrium is attained, on heating following equilibrium is attained, on heating following equilibrium is attained, on heating following equilibrium is attained। ये equilibrium given है, NH4HS solid gets converted into ammonia gas plus hydrogen sulfide gas। आगे लिखो, if Kp of reaction is 0.11, if Kp of reaction is 0.11 in atmospheric unit, 0.11 in atmospheric unit, calculate pressure developed, calculate total pressure developed, calculate total pressure developed at equilibrium, calculate total pressure developed at equilibrium, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना होगा ये निकालना है।
0.1 ना 0.72 भी गलत। चलो मैं सॉल्व करता हूं। T इज इक्वल टू 0 पे अमोनिया का पार्शियल प्रेशर 0.5 एटमॉस्फेयर है। ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों होने चाहिए। अमोनिया तो है स्टार्टिंग में बट हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं है, इस वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी बल्कि फॉरवर्ड जाएगी। तो फॉरवर्ड जाएगी तो मान लो कि P यूनिट प्रेशर और प्रोड्यूस हो गया अमोनिया का। तो पहले 0.5 एटमॉस्फेयर था, अभी 0.5 प्लस P एटमॉस्फेयर हो गया। 0.84 सही आंसर। 0.84 करेक्ट आंसर। तो P एटमॉस्फेयर जो है ये H2S का है। तो अगर आप यहाँ पे Kp कंसिडर करोगे, Kp जो कि 0.11 है इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S। तो 0.11 इज इक्वल टू 0.5 प्लस P इंटू P। तो अभी ये क्वाड्रेटिक बन गई, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। P स्क्वायर प्लस 0.5P माइनस 0.11 इज इक्वल टू 0। तो यहां से P वैल्यू आ जाएगी, P आता है सॉल्व करके इसको 0.17 एटमॉस्फेयर। P वैल्यू 0.17 एटमॉस्फेयर इसको कैलकुलेट करके आती है। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 0.5 प्लस 2P यानी कि 0.84 एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सॉलिड अमोनियम कार्बामेट, सॉलिड अमोनियम कार्बामेट CARBAMATE कल की क्लास में बताया था। सॉलिड अमोनियम कार्बामेट NH2 COONH4 solid dissociates completely into ammonia and CO2, dissociates completely into ammonia and CO2, dissociates completely into ammonia and CO2 when it sublimes according to reaction ये रिएक्शन गिवन है। आगे लिखो at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, at 25 degree centigrade the total pressure of gases at 25 degree centigrade the total pressure of gases in equilibrium with solid total pressure of gases in equilibrium with solid is 0.116 atmosphere, is 0.116 atmosphere. 0.116 atmosphere
फर्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन का, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन? केपी निकालना। सेकंड पार्ट लिखो, इफ 0.1 एटमॉस्फेयर of CO2, if 0.1 atmosphere of CO2 is introduced, if 0.1 atmosphere of CO2 is introduced after the equilibrium is established, if 0.1 atmosphere of CO2 is introduced after the equilibrium is established, will final pressure of CO2 is greater? Will final pressure of CO2 is greater or less? Will final pressure of CO2 is greater or less than 0.1 atmosphere? Will final pressure of CO2 be greater or less than 0.1 atmosphere? और एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट लिखो, will the pressure of ammonia be increase or decrease? Will the pressure of ammonia be increase or decrease? Will the pressure of ammonia be increase or decrease at new equilibrium? तो ये 3 पार्ट है क्वेश्चन के, ट्राई करो। टू 2.3 into 10⁻⁴ सही है। तो बेटा कोविड केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, आप लोगों को जो है ना थोड़ा सा अब सावधानी बरतनी चाहिए, स्पेशली दिल्ली जाने वाले लोगों से अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिल्ली में अभी आज ही जो है 923 केसेस आए, तो इसलिए जो है आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। आप लोग वैक्सीनेटेड भी नहीं हो, इसलिए और ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मास्क वास्क लगा करके रखा करो। लेस मतलब 0.1 एटमॉस्फेयर से कम कैसे निकाला वो बताओ।
CO2 का 0.1 एटमॉस्फेयर डाला उसमें, तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो जब प्रोडक्ट मिलके और रिएक्शन बनाएंगे तो उसमें CO2 का प्रेशर कम जाएगा। नहीं तो कम होगा, लेकिन क्या वो 0.1 एटमॉस्फेयर से भी कम हो जाएगा या 0.1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा रहेगा, ये कैसे बताओगे? चलो मैं आपको अप्रोच बताता हूं। यहां पे अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग में तो कोई गैस है नहीं, स्टार्टिंग में तो ये अमोनियम कार्बामेट सॉलिड प्रेजेंट है। जो भी गैस प्रोड्यूस हुई होगी वो इसके डिकम्पोजिशन से प्रोड्यूस हुई है, और जब डिकम्पोजिशन होगा तो आप देख रहे हो कि अगर इसका 2 यूनिट प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो इसका 1 यूनिट प्रेशर प्रोड्यूस होना चाहिए। तो अगर मान लो कि इक्विलिब्रियम पे इसका प्रेशर 2p है, इसका प्रेशर 2p है, तो इसका प्रेशर क्या होगा? p होगा। तो अगर आप यहां पे देखो तो 3p इज इक्वल टू 0.116 एटमॉस्फेयर, ये गिवन है प्रॉब्लम में। तो p वैल्यू अगर आप देखोगे तो p वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.116/3। तो फिर kp निकालोगे, kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 2p है, तो 2p स्क्वायर इनटू p, तो 4pq आ गया। तो 4 इंटू p वैल्यू 0.116/3 निकाला है, ठीक है? ये kp आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके आता है 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴। टू 2.3 इंटू 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर क्यूब। तो ये kp आ गया। फर्स्ट पार्ट में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया था। अब बोल रहे हैं कि जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया उसके बाद 0.1 एटमॉस्फेयर CO2 का और ऐड कर देते। तो 0.1 एटमॉस्फेयर CO2 का और ऐड कर देंगे, तब CO2 का प्रेशर P प्लस 0.1 एटमॉस्फेयर हो जाएगा, और इसका अभी 2p है। ये जो CO2 ऐड किया है इससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश करने के लिए ये रिएक्शन बैकवर्ड प्रोसीड करेगी, ठीक है? तो बैकवर्ड प्रोसीड करेगी तो मान लो कि इसके प्रेशर में x यूनिट का चेंज आता है, तो P प्लस 0.1 माइनस x हो जाएगा इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम पे, सेकंड इक्विलिब्रियम पे। और अगर इसका प्रेशर x यूनिट डिक्रीज करेगा तो इसका 2x यूनिट डिक्रीज करेगा, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? 2 इंटू p माइनस x हो जाएगा। अब एक बात आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो p माइनस x है ये नेगेटिव नहीं हो सकता। भाई जितना प्रेशर अमोनिया का है x वैल्यू उससे कम ही होगी ना, ज्यादा तो हो ही नहीं सकती, ठीक है? तो अब आप यहां पे बोलोगे सिंस p माइनस x इज पॉजिटिव, सिंस p माइनस x इज पॉजिटिव, आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। सिंस p माइनस x इज पॉजिटिव, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एट इक्विलिब्रियम 2, partial pressure of CO2 at equilibrium 2 must be 0.1 plus P minus X. P minus X एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.1 एटमॉस्फेयर। आया समझ में? तो CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.1 एटमॉस्फेयर से ग्रेटर होगा। अब आपसे पूछा गया कि अमोनिया के प्रेशर में क्या चेंज आएगा, तो आप देख रहे हो अमोनिया का प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। थर्ड पार्ट में प्रेशर ऑफ अमोनिया पे इफेक्ट पूछ रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मस्ट बी डिक्रीज्ड।
on addition of CO2, on further addition of CO2, partial pressure of ammonia must be decreased. आ गया समझ में? अब पता चला कि आप ये सब ना करके फिर इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दो। हाँ, तो बस जन्म लग जाएगा इसको सॉल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन, equilibrium constant are given, equilibrium constant are given in atmospheric unit, equilibrium constant are given in atmospheric unit for following reaction, at 0 degree centigrade, for following reaction at 0 degree centigrade, at 0 degree centigrade। अब देखो एक रिएक्शन ये गिवन है, स्ट्रांसियम क्लोराइड डॉट 6H2O सॉलिड, स्ट्रांसियम क्लोराइड डॉट 6H2O सॉलिड, रिवर्सिबली कन्वर्टेड इनटू स्ट्रांसियम क्लोराइड डॉट 2H2O solid plus 4 water vapor। Kp वैल्यू इसके लिए गिवन है 5 × 10⁻⁻12। पहले बोल दिया गया एटमॉस्फेरिक यूनिट में है ये वैल्यू। ठीक है, दूसरी रिएक्शन गिवन है Na2HPO4 डॉट 12H2O solid, Na2HPO4 dot 12H2O solid gets converted into Na2HPO4 dot 7H2O solid plus 7 water vapor plus 5 water vapor। इसका Kp गिवन है, Kp गिवन है, इसका क्या गिवन है? पता नहीं क्या गिवन है। 5 to the power 5 कितना होता है? 5 to the power 5 है 15,000 625 to the power 5। चलो कोई नहीं, तीसरी रिएक्शन लिख देता हूं। 3 रिएक्शन है बेसिकली। Na2SO4 डॉट 10H2O सॉलिड, क्या बोलते हैं इसको? ग्लोबल सॉल्ट। ये वाला जो सॉल्ट है इसको क्या बोलते हैं? कुछ बोलते होंगे। ठीक है, तो Na2SO4 dot 10H2O solid gets converted into anhydrous sodium sulfate plus 10 water vapor। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp3 है और Kp3 वैल्यू 1.024 into 10⁻⁻27
1.024 into 10 to the power -27, ये गिवन है एटमॉस्फेरिक यूनिट में। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं। एक इंफॉर्मेशन और गिवन है, उसको भी लिख लो, बता देता हूं। एक इंफॉर्मेशन और लिख लो। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर at 0 degree centigrade, the vapor pressure of water at 0 degree centigrade is equal to 4.56 torr. 4.56 torr, ये बेसिकली एक्वस टेंशन। अब फर्स्ट पार्ट लिखो क्वेश्चन का। कैलकुलेट प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, calculate pressure of water vapor in equilibrium, calculate pressure of water vapor in equilibrium at 0 degree centigrade, calculate pressure of water vapor in equilibrium at 0 degree centigrade for each solid, अगर लिखो एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन टॉर, ये जो इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वाटर वेपर है उसको टॉर में आपको एक्सप्रेस करना। सेकंड पार्ट लिखो, विच इज मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट, which is most effective drying agent, which is most effective drying agent at 0 degree centigrade। ये एक प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हैं ना, ये 10 प्रॉब्लम के बराबर है। अभी आप देखोगे इसमें जो जितना कुछ पूछा गया है वो सब 10 क्वेश्चन में मिला करके भी नहीं पूछा जाता, मतलब पूरा एक टेस्ट ही समझ लो इसको। which is effective drying agent at 0 degree centigrade। अब जो कंपाउंड्स गिवन है उसमें स्ट्रांसियम क्लोराइड 2s2o, SrCl2 2s2o, SR लिख लो, ये भी लिखो, SrCl2 2s2o, Na2HPO4.7s2o, Na2HPO4.7s2 प्रोडक्ट को कंसिडर करें। Na2SO4, इनमें से सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट कौन है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तीसरा पार्ट लिखो। थर्ड पार्ट लिखो, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी will Na2SO4.10s2o, at what relative humidity will Na2SO4.10s2o be efflorescent, पहली बार सुना है टर्म। Efflorescent, पहले एक बार लिख लो फिर कॉन्सेप्ट बताता हूं। At what relative humidity will Na2SO4.10s2o be efflorescent when exposed to air at 0 degree centigrade? When exposed to air at 0 degree centigrade। और फोर्थ पार्ट लिखो क्वेश्चन का। फोर्थ पार्ट लिखो, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी will Na2SO4 be deliquescent
ये क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है। पैराग्राफ है और उसके थ्रू आपको कई सारे कॉन्सेप्ट अभी सीखने को मिलेंगे। बी डेलिक्विसेंट when exposed to air, when exposed to air, when exposed to air at 0 degree centigrade, when exposed to air at 0 degree centigrade। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये ई फ्लोरोसेंट क्या होता है, डेलिक्विसेंट क्या होता है और हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब होता है। 3 टर्म है। कौन कौन से टर्म? हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्विसेंट एंड ई फ्लोरोसेंट। हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्विसेंट एंड ई फ्लोरोसेंट। तो आप नोट करो, सबसे पहले लिखो हाइग्रोस्कोपिक। किसी क्वेश्चन में ये भी आएगा। हाइग्रोस्कोपिक बड़ा कॉमन टर्म है, अक्सर पूछा जाता है कि ये सॉलिड एक हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड की तरह बिहेव करता है, ये डेलिक्विसेंट सॉलिड है, ये इफ्लोरोसेंट सॉलिड है, ऐसा टर्म अक्सर यूज करते हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, नोट करो, लिखो दो substances which absorb moisture, those substances which absorb moisture from air, those substances which absorb moisture from air are called hygroscopic substances. Hygroscopic substances, ठीक है। तो बोले कोई भी वो सब्सटेंस जो एयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है वो क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। तो हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड भी हो सकता है, हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक गैसेस भी हो सकती हैं। तो जैसे देखो, मान लो हमने एक सॉलिड को कंसीडर किया, एक सॉलिड है, सॉलिड को हमने कहां रखा है, एयर में रखा है, ठीक है। एयर, एक चैम्बर के अंदर जहां एयर प्रेजेंट है उसमें इस सॉलिड को रखा है। अब देखो, अगर एयर के अंदर वाटर का वेपर प्रेशर P2 है, एयर के अंदर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, P2, मतलब ये एयर कैसी है, मॉइस्ट एयर है, ठीक है। कैसी एयर है, मॉइस्ट एयर है, एयर जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है। हाँ भाई, सहारनपुर तो नहीं चले गए, कुछ तो सहारा हो भाई। तो एयर के अंदर वाटर का वेपर प्रेशर क्या है, P2, और सॉलिड सरफेस पे वाटर का वेपर प्रेशर है P1। ये सॉलिड सरफेस पे वाटर का वेपर प्रेशर कैसे आएगा, मान लो ये सॉलिड जो है कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज करेगा, जैसे यहाँ पे रिएक्शंस देख रहे हैं। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को जब लूज करेगा तो वाटर वेपर बनेगा, उस वाटर वेपर का वेपर प्रेशर, ठीक है, उसको हम सॉलिड सरफेस पे वेपर प्रेशर कंसीडर करें। तो सॉलिड सरफेस पे वेपर प्रेशर P2 है और P1 है, और एयर में वेपर प्रेशर P2 है। अब बोल रहा है कि इफ P2 इज ग्रेटर देन P1, अगर P2 वैल्यू P1 से ज्यादा है, तो एक बात याद रखना कि मॉइस्चर का हमेशा ट्रांसफर होता है वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से। मॉइस्चर अगर ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह तो वो किस वजह से ट्रांसफर होता है,
बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन वेपर प्रेशर। कैसे? हायर वेपर प्रेशर से लोअर वेपर प्रेशर की तरफ हमेशा मॉइस्चर ट्रांसफर, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर ऑलवेज अकर्स, कॉन्सेप्ट यही है, नोट कर लो। ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर ऑलवेज अकर्स, ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर ऑलवेज अकर्स फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर रीजन टू लोअर वेपर प्रेशर रीजन, फ्रॉम हायर वेपर प्रेशर रीजन टू लोअर वेपर प्रेशर रीजन, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अगर ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो ये कैसा सॉलिड होगा? हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होगा, ठीक है। तो हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होने के लिए सॉलिड सरफेस पे जो वाटर का वेपर प्रेशर है वो एयर्स में प्रेजेंट वेपर प्रेशर से कम होना चाहिए। अगर सॉलिड सरफेस पे वाटर का वेपर प्रेशर एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर के वेपर प्रेशर से कम है तो सॉलिड हाइग्रोस्कोपिक होगा, और अगर ज्यादा है तो इसका उल्टा होगा। उल्टा होगा मतलब वो फिर क्या करेगा? वो लूज करेगा। तो अब आप नेक्स्ट टर्म लिखो, ई फ्लोरोसेंट सॉलिड या ई फ्लोरोसेंट। वैसे सॉलिड के लिए इसको यूज करते हैं, ई फ्लोरोसेंट सॉलिड्स। लिखो, दो सॉलिड्स which loses their water of crystallization, those solids which loses their water of crystallization, those solids which loses their water of crystallization either partially or completely, when exposed to air. अब याद आ रहा है धीरे धीरे करके। either partially or completely when exposed to air are called efflorescent solid. Efflorescent solid. चल कम से कम तुम्हें याद तो आ गया, बाकी लोगों को तो भी याद भी नहीं है कि 10th में भी पढ़ा था। टेंथ में तो पता नहीं क्या पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था, इतना पढ़ा कि बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुआ। तो ये एक सॉलिड है, एयर, इसके सराउंडिंग में एयर प्रेजेंट है। एयर में वाटर का वेपर प्रेशर P2, सॉलिड सरफेस पे वाटर का वेपर प्रेशर P1। बोल रहे हैं कि P1 इज ग्रेटर देन P2। अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 है तो क्या होगा? यहाँ पे मॉइस्चर का रिवर्स ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये वाटर वेपर को लूज करेगा। अगर ये एयर में रखने पे वाटर वेपर को लूज कर रहा है तो ये ई फ्लोरोसेंट सॉलिड। ठीक है। अब एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, डेलिक्विसेंट सॉलिड। डेलिक्विसेंट सॉलिड
देखो दो सॉलिड्स which absorb दो solids which absorb large amount of moisture, दो solids which absorb large amount of moisture in such a manner that either they become wet either they become wet or pass into the solution either they become wet or pass into the solution are called deliquescent solid इसका मतलब आप बोल सकते हो कि सारे डेलिक्विसेंट सॉलिड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है all deliquescent solids are hygroscopic in nature but converse is not always true अरे कोई भी ऐसा सॉलिड ले लो जैसे मान लो कि शुगर है ठीक है आपने उसको एयर में खुला रख दिया तो आप क्या देखते हो कुछ टाइम के बाद वो वेट हो जाता है शुगर के जो क्रिस्टल्स हैं वो चिपचिपे से हो जाते हैं ठीक है तो इसका मतलब अगर आप देखो तो वो क्या है डेलिक्विसेंट सॉलिड इवन सॉल्ट के साथ भी ये सिचुएशन ऑब्जर्व होती है ठीक है तो सारे डेलिक्विसेंट सॉलिड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन सारे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस डेलिक्विसेंट नहीं होते क्योंकि डेलिक्विसेंट होने के लिए सिर्फ मॉइस्चर का एब्जॉर्ब होना जरूरी नहीं है बल्कि इतना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब होना चाहिए कि या तो वो सब्सटेंस वेट हो जाए या वो सॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो ये बात समझ में आ गई ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अब देखो अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं क्वेश्चन में बोला गया था कि कैलकुलेट प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन इक्विलिब्रियम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर ईच सॉलिड एक्सप्रेस दिस वैल्यू इन टॉर्क तो हमारे पास दो ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यूज हैं तीसरी तो है नहीं ज्यादा नहीं कम दिया वो Kp1 इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता होना चाहिए इसका भी पता होना चाहिए इसका भी पता होना चाहिए क्योंकि तीनों का इक्विलिब्रियम प्रेशर पूछ रहे तो अगर आप यहां पे देखोगे तो जो Kp1 होगा Kp1 क्या हो जाएगा Kp1 इज इक्वल टू मान लो कि इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो P1 है ये वाटर वेपर का इस सरफेस पे इक्विलिब्रियम प्रेशर P1 तो Kp1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 टू द पावर 4 Kp1 इज इक्वल टू P1 टू द पावर 4 ये हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है ना तो Kp1 इज इक्वल टू P1 टू द पावर 4 तो यहां से अगर आप देखोगे तो P1 वैल्यू क्या आ जाएगी P1 इज इक्वल टू 5 का 4th रूट इंटू 10 टू द पावर -3 एटमॉस्फेयर है तो इंटू 760 तो ये टॉर में आ जाएगा आया समझ में तो इस तरीके से आप जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो निकाल लोगे कितना आता है ये
हम्म 1.4 इसको एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना, आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी। 1.52 आता है, 1.52 ना, 1.52 टॉर। 1.13 आ रहा है। अच्छा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सही बोल रहा हूँ। 1.13 टॉर। अगर KP2 का आप एक्सप्रेशन लिखोगे, KP2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? KP2 इज इक्वल टू, मान लो इसका प्रेशर P2 है, P2 टू द पावर 5 आ जाएगा। KP2 इज इक्वल टू P2 टू द पावर 5, तो P2 जो है इसका 5th रूट हो जाएगा, KP2 का 5th रूट। यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू है जो बहुत आसानी से, शायद आई थिंक 3 टू द पावर 5 कुछ करके है वैल्यू। 3 टू द पावर 5 कितना होगा? हाँ 243, हाँ ठीक है 243। और उधर जो है, उधर भी कुछ ऐसी वैल्यू है कि वो पावर भी आराम से कट जाए। तो आई थिंक 2.43 इंटू 10 पावर माइनस 13 लिख लो, हाँ लिख लो। KP2 2.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 एटमॉस्फेयर। KP2 2.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13, तो 2.43 इंटू 10 पावर माइनस 13 है, तो 243 इंटू 10 पावर माइनस 15 लिख लोगे। और 243 क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 5, तो उसका 5th रूट लोगे तो 3 आ जाएगा ना। 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो 3 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो P2 आ जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 760, ठीक है, इंटू 760 कर लेना, ये भी टॉर में आ जाएगा। कैलकुलेट करो भाई, कैलकुलेट करो। हाँ 2.28 लिख लो। हाँ यही निकालना है, इक्विलिब्रियम प्रेशर निकालना है। ये P2 और P1 ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है रेस्पेक्टिव सॉलिड के ऊपर। इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्रेशर P3 है, ठीक है, तो KP3 को आप क्या लिखोगे? P3 टू द पावर 10, P3 टू द पावर 10। ये अगर आप देखो तो 1024 इंटू 10 पावर माइनस 30 लिख सकते हो। अब ये 1024 2 टू द पावर 10 है, तो P3 वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एटमॉस्फेयर आ जाएगा इंटू 760, 1.52 टॉर।
क्या E2 वैल्यू 0. 3 into 760 कितना है? 2280 into 10 का -3 तो 2.28 तो आ गया। और क्या है? तो ये हो गया P1 P2 P3 कैसे निकालेंगे समझ में आ गया? लाइट क्यों बंद कर रहा है भाई? तो सेकंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अच्छा ये फर्स्ट था। अच्छा सेकंड पार्ट, विच इज मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड? SrCl2 2s2o Na2HPO4 7s2o और Na2SO4, इनमें सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट कौन है? तो कॉन्सेप्ट लिखो, देखो मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट, मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट इज दैट, मोस्ट इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट इज दैट which possess, most effective drying agent is that which possess minimum equilibrium vapor pressure. Most effective drying agent is that which possess minimum equilibrium vapor pressure on its surface. Minimum equilibrium vapor pressure on its surface. तो इसका मतलब सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट कौन है? SrCl2.2s2। नहीं, अब उससे तुमने पता नहीं कैसे निकाल लिया आंसर, लेकिन उससे सही आंसर मतलब जो गड़बड़ हो सकती है। हमेशा इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर देखेंगे कहां सबसे कम है। जिस सॉलिड सरफेस पे इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर सबसे कम होगा वहां पे वेपर प्रेशर डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, और वेपर प्रेशर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, और जो जितना ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा वो उतना अच्छा ड्राइंग एजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर डिफरेंस SrCl2 2s2o और एयर के बीच में बनेगा, इसलिए SrCl2.2s2o सबसे इफेक्टिव ड्राइंग एजेंट होगा। अरे भाई उस सरफेस पे कितना वेपर प्रेशर है? 1.13 टॉर है ना, 1.13 टॉर, दूसरे केस में 2.28 टॉर और तीसरे केस में 1.52 टॉर। इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 1.13 टॉर। तो जिस सॉलिड सरफेस पे ये वेपर प्रेशर होगा वो सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर? SrCl2 2s2o is best drying agent. SrCl2 2s2o is best drying agent. तीसरे पार्ट में क्या पूछा गया है? At what relative humidity will sodium sulfate dot 10s2o be efflorescent when exposed to air at 0 degree centigrade? पहले तो हम ये निकालते हैं वो क्रिटिकल कंडीशन, जिस क्रिटिकल कंडीशन पे Na2SO4 10s2o ना तो इफ्लोरोसेंट है ना डेलिक्विसेंट। हमें पहले वो क्रिटिकल कंडीशन निकालनी है जिस कंडीशन पे ये ना तो इफ्लोरोसेंट सॉलिड की तरह बिहेव करेगा ना डेलिक्विसेंट सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। वो कंडीशन क्या होगी? वो कंडीशन क्या होनी चाहिए? बोल रहे हैं कि उस कंडीशन पे जो Na2SO4.10s2o सरफेस है, उस सरफेस पे जितना वेपर प्रेशर है, ग्लोबल सॉल्ट के सरफेस पे जितना वेपर प्रेशर है, अगर उतना ही वेपर प्रेशर एयर में भी हो, अगर सॉलिड सरफेस पे जितना वेपर प्रेशर है वही वेपर प्रेशर एयर में भी हो, तब क्या होगा? सॉलिड ना तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा ना मॉइस्चर को लूज करेगा।
ठीक है, तो आप नोट करो, लिखो इफ वेपर प्रेशर इन एयर, if vapor pressure in air, if vapor pressure in air is equal to, if vapor pressure in air is equal to the vapor pressure is equal to the vapor pressure present at the surface of the solid, is equal to the vapor pressure present at the surface of the solid, then solid neither shows deliquescence, then solid neither shows deliquescence nor efflorescence, then solid neither shows deliquescence nor efflorescence। ठीक है, तो सॉलिड ना तो इफ्लोरोसेंट सॉलिड की तरह बिहेव करेगा ना डेलिक्विसेंट सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। तो अब देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर डिवाइडेड बाय एक्वस टेंशन इंटू 100, ये परसेंटेज ह्यूमिडिटी होती, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर 1.52 जो सॉलिड सरफेस पे है, ये किसके लिए बात की जा रही है, ग्लोबल सॉल्ट के लिए, क्वेश्चन ग्लोबल सॉल्ट को लेकर के पूछा गया है। तो 1.52 अपॉन 4.56 इंटू 100, तो ये आप देखोगे 1/3 इंटू 100 33.33%। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33.33% होगी तो ग्लोबल सॉल्ट ना तो डेलिक्विसेंस दिखाएगा और ना इफ्लोरेसेंस दिखाएगा। आया समझ में? अगर नहीं बताऊंगा, क्यों बताऊं? पहले सो गया था क्या? तो यहां पे बात की जा रही है कि कब ग्लोबल सॉल्ट ना तो डेलिक्विसेंस दिखाएगा ना इफ्लोरेसेंस दिखाएगा। बोलते ये तब दिखाएगा, ये सिचुएशन तब अराइज होगी जब एयर में जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड सरफेस पे प्रेजेंट वेपर प्रेशर के बराबर होगा, यानी कि जब P1 P2 के बराबर हो जाएगा। When P1 is equal to P2 तो सॉलिड न तो डेलिक्विसेंट सॉलिड की तरफ बिहेव करेगा और नहीं वो इफ्लोरेसेंट सॉलिड की तरफ बिहेव करेगा। तो सॉलिड सरफेस यानी कि जो ग्लोबल सॉल्ट है उसके सरफेस पे वेपर प्रेशर हमने निकाला है कितना, 1.52 टॉर। तो अगर यही प्रेशर एयर में हो तो वो न तो डेलिक्विसेंस दिखाएगा ना इफ्लोरेसेंस दिखाएगा। तो 1.52 पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर इन एयर हो गया उस कंडीशन में, अपॉन एक्वस टेंशन 4.56 इंटू 100, तो सॉल्व करके कितना आ गया, 33.33%। आ गया समझ में? देखो अभी फिर पता नहीं कहां खोया है। आ गया? अच्छा, अब देखो बात आती है कि कब वो सॉलिड डेलिक्विसेंट सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। अगले यहां पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इस पार्ट में, एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल Na2SO4.NH2O बी इफ्लोरोसेंट। अब देखो इफ्लोरोसेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, सॉलिड सरफेस पे वेपर प्रेशर एयर के वेपर प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एयर का वेपर प्रेशर 1.52 टॉर से कम होना चाहिए। इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 33.33% से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो लिख लो, इफ वेपर प्रेशर इन एयर
if vapor pressure in air is less, if vapor pressure in air is less, if vapor pressure in air is less than that of equilibrium vapor pressure, if vapor pressure in air is less than that of equilibrium vapor pressure of the solid, equilibrium vapor pressure of the solid, then solid shows efflorescence. Then solid shows efflorescence. Efflorescence, फ्लोरेसेंस नहीं, अब फ्लोरेसेंस अलग चीज है, हाँ, efflorescence है, ठीक है। तो लिख लो अंडर सच कंडीशन, नहीं, फॉर ग्लोबल सॉल्ट, for global salt, this condition arises. For global salt, this condition arises. For global salt, this condition arises when relative humidity is less than 33.33%. When relative humidity is less than 33.33%. ठीक है। अब चौथे पार्ट में पूछा गया है एट व्हाट रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल सोडियम सल्फेट बी डेलिक्विसेंट व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। तो अगर एयर का वेपर प्रेशर, अगर एयर में वेपर प्रेशर 1.52 टॉर से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? तब उल्टा ट्रांसफर हो जाएगा मॉइस्चर का, सॉलिड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगेगा और तब वो डेलिक्विसेंट सॉलिड की तरह बिहेव करेगा। तो आप नोट कर लो, लिखो, इफ वेपर प्रेशर इन एयर, if vapor pressure in air is greater, if vapor pressure in air is greater than that of equilibrium vapor pressure, if vapor pressure in air is greater than that of equilibrium vapor pressure of the solid, equilibrium vapor pressure of the solid, then solid shows deliquescence. Then solid shows deliquescence. Deliquescence, ठीक है, लिख लो। इन केस ऑफ सोडियम सल्फेट, in case of sodium sulfate, this situation arises. In case of sodium sulfate, this situation arises when relative humidity is greater than 33.33%. When relative humidity is greater than 33.33%. ठीक है। इसी तरीके से बाकी दो सॉलिड को लेकर के भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन जो है ना, 10 क्वेश्चन से ज्यादा की इंफॉर्मेशन रखता है। भाई 3 पार्ट तो हो गए, तीनों का अलग अलग इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर, ठीक। फिर उसके बाद पूछा गया सबसे अच्छा ड्राइंग एजेंट कौन है, फिर सबसे खराब ड्राइंग एजेंट कौन है। अच्छा और खराब दो, ठीक। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ लिया गया कि भाई कौन सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे सॉलिड ना तो डेलिक्विसेंस दिखाएगा ना इफ्लोरेसेंस दिखाएगा। 3 पार्ट, हमारे 14-15 क्वेश्चन, एक पेपर तो हो ही गया। उसका भी टाइम आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सबको? अच्छे से समझ में आ गया? लाइट जल गई। चलो आप नोट करो, ली चैटेलियस प्रिंसिपल।
ली चैटेलियस प्रिंसिपल। हाँ, ये लास्ट कॉन्सेप्ट। अब लास्ट होते होते भी हाँ, ये थ्योरी वाला, पूरा थ्योरी वाला। स्कूल एग्जाम में इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये थ्योरी वाला है और वहां पे थ्योरी वाला ही पूछा जाता है। तो ली चैटेलियस प्रिंसिपल क्या है? स्टेटमेंट लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, according to this principle, when an equilibrium system is subjected to certain external disturbances, ये एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो है इसको स्ट्रेस भी बोल सकते हो, certain external disturbances, then equilibrium adjust, ADJUST, then equilibrium adjust itself in such a manner, that it minimizes the effect of external disturbances. It minimizes the effect of external disturbances. तो बोल रहे कि अगर कोई सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और वहां पे हम कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस अप्लाई कर रहे हैं, जैसे प्रेशर चेंज कर दिया हमने, वॉल्यूम चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, कोई रिएक्शन कंपोनेंट को रिमूव कर लिया, कोई रिएक्शन कंपोनेंट को ऐड कर दिया, इनर्ट गैस ऐड कर दिया, तो ये सब अगर हम चेंजेस कर रहे हैं तो ये सब क्या है? ये एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस है। तो इन डिस्टरबेंसेस की वजह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जो है दोबारा से, मतलब सिस्टम दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना चाहेगा। तो जो वो दोबारा से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करेगा तो वो इस तरीके से खुद को एडजस्ट करेगा जिससे कि जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस है उसको वो मिनिमाइज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोलते हैं कि भाई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, हमने टेम्परेचर को और बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हमने बाहर से हीट दे दी सिस्टम को, तो जो एक्स्ट्रा हीट हमने दी है उस हीट की वजह से सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अब वो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि वो जो एक्स्ट्रा हीट हमने दी है ना उसको कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से डिस्टरबेंस आया है। तो अगर वो उसको कंज्यूम कर ले तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम रीस्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जो हीट दी गई है उसको वो कंज्यूम करने के लिए क्या करेगा? एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा जिधर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, क्योंकि वो हीट एब्सॉर्ब करना चाहता है, तो एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बोल रहे कि अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने का इफेक्ट को कैसे कंपनसेट किया जा सकता है? वॉल्यूम को कम करके। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो सिस्टम वॉल्यूम को कम करना चाहेगा जिससे कि उसका इफेक्ट को वो
कंपनसेट कर सके। ठीक है, अगर हमने रिएक्टेंट को ऐड किया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया इक्विलिब्रियम पे, तो वो रिएक्टेंट को कंज्यूम करके इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करेगा। अगर हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करके इक्विलिब्रियम को रीस्टैब्लिश करेगा। तो यही सब सारी एनालिसिस जो है वो ली चैटलियस प्रिंसिपल में डिस्कस की जाती है। समझ में आया? तो इसमें फर्स्ट केस लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम। तो इसमें लिखो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट, on increasing pressure equilibrium shift in a direction, equilibrium shift in a direction where volume of reaction system, on increasing pressure equilibrium shift in a direction where volume of reaction system decreases, volume of reaction system decreases, that is reaction system decreases, where volume of reaction system decreases, that is where gaseous mole decreases, that is where gaseous mole decreases। तो जिस डायरेक्शन में गैसियस मोल डिक्रीज करेगा रिएक्शन सिस्टम उधर मूव करना चाहेगा। तो अब जैसे देखो, अगर हमने कंसीडर किया PCl5 का डिकम्पोजिशन को, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहां पे आप देख रहे हो कि इस साइड में दो गैसियस मॉलिक्यूल है और इधर एक गैसियस मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा Ng को देखोगे तो डेल्टा Ng 2-1, यानी कि ये पॉजिटिव। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में देखोगे डेल्टा Ng तो क्या हो जाएगा 1-2, तो ये क्या है नेगेटिव। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आने का मतलब कि गैसेस मोल डिक्रीज कर रहे हैं, फॉरवर्ड जाने का मतलब गैसेस मोल इंक्रीज कर रहे हैं। अगर आपने प्रेशर यहां पे बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब आप बोलोगे कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 डिक्रीजेस। लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 डिक्रीजेस। तो आपको ये याद रखना है कि प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर डेल्टा Ng नेगेटिव है। प्रेशर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर डेल्टा Ng वैल्यू नेगेटिव है। अब जैसे देखो, अगर हम अमोनिया फॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं, यहां पे अगर आप देखोगे डेल्टा Ng फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो 2-4, तो ये नेगेटिव है। तो इसमें अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, यानी कि अमोनिया का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस। एक और एग्जांपल देखो, अगर हमने इस रिएक्शन को कंसीडर किया H2 + Cl2 gives 2HCl, यहां पे डेल्टा Ng 0 है। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे
नो इफेक्ट। ठीक है, if delta Ng is equal to 0, then there is no effect of change of pressure on equilibrium system. If delta Ng is equal to 0, if delta Ng is equal to 0, then there is no effect of change of pressure on equilibrium system. Change of pressure on equilibrium system. ठीक है, दूसरा केस लिखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो देखो, अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने का इफेक्ट वही होगा जो प्रेशर के डिक्रीज करने का इफेक्ट है। ठीक है, तो लिख लो इस बात को। ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सिस्टम, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सिस्टम, ऑन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन सिस्टम, equilibrium shift in a direction, equilibrium shift in a direction where gaseous mole increases. On increasing volume of reaction system, equilibrium shift in a direction where gaseous mole increases, that is where delta Ng is positive. ठीक, तो अब जैसे ये H2 plus Cl2 gives 2HCl, ये रिएक्शन है, यहां वॉल्यूम को चेंज करोगे तो क्या होगा? नो इफेक्ट। अगर यहां पे आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, नो इफेक्ट। अब अमोनिया फॉर्मेशन रिएक्शन है, वहां पे अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो क्या होगा? अमोनिया का फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा। और PCl5 का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसमें वॉल्यूम को आप इंक्रीज करते हो तो क्या होगा? PCl5 का डिकम्पोजिशन इंक्रीज करेगा। समझा? जो प्रेशर का इफेक्ट है ना, उसका उल्टा इफेक्ट वॉल्यूम का होगा। अगला केस लिखो, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, effect of change of concentration, effect of change of concentration on equilibrium state, effect of change of concentration on equilibrium state. इसमें लिखो, on increasing the concentration of reactant, on increasing the concentration of reactant, on increasing the concentration of reactant, equilibrium shift in a direction, on increasing the concentration of reactant, equilibrium shift in a direction where reactant gets consumed, where reactant gets consumed. तो रिएक्टेंट कौन सी डायरेक्शन में कंज्यूम होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इट मींस रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इन केस ऑफ प्रोडक्ट। बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो मैथमेटिकली, मतलब कॉन्सेप्ट जो है इसके पीछे, जैसे R कन्वर्टेड इनटू P है। ठीक है, R कन्वर्टेड इनटू P है, तो अगर हम यहां पे QC निकालें, QC क्या होगा? CP अपॉन CR, मास एक्शन रेशियो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने बोला कि हमने CR बढ़ा दिया,
अगर CR बढ़ाएंगे तो QC क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले QC KC के बराबर था, अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। अभी हमने प्रोडक्ट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाया, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन बढ़ाने से मास एक्शन रेशियो कम हो गया। मास एक्शन रेशियो कम हो गया यानी कि अब QC लेस देन KC हो गया। दोबारा से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करने के लिए QC KC के बराबर होना चाहिए, तो QC को बढ़ाना पड़ेगा। तो QC को बढ़ाने के लिए रिएक्शन सिस्टम को फॉरवर्ड ले जाना पड़ेगा। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप प्रोडक्ट कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो QC बढ़ जाएगा, तो वो KC से ग्रेटर हो गया, तो QC को कम करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने के लिए। तो प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब इसके बाद टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट है, आप हेडिंग नोट कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट, effect of change of temperature on equilibrium state.